हेलो एवरीवन, आज हम आपके सामने हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे चैप्टर 1 से, रियल नंबर से। कल हम लोगों ने 9th क्लास स्टार्ट की थी। 9th क्लास में मतलब मैथ्स की बुक स्टार्ट की थी, मैथ्स की चैप्टर नंबर 1। तो उसमें हमने किया था इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। उसी के साथ साथ हम लोग पैरेलल में क्लास 10th भी स्टार्ट की है। आज से हम लोग इसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्लास 10th के सभी कॉन्सेप्ट, सारे एक्सरसाइज विद क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और इवन दो जो सप्लीमेंट्री बुक्स हैं उनके भी क्वेश्चंस करते हुए हम आगे तक करते हुए चलेंगे। फिलहाल हम आज के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा काम चैप्टर 1 रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हम लोग जानते हैं ऑल दोज नंबर विच एक्टर्स इन नेचर इन द सेंस कि जो भी हम मैथमेटिकली नंबर जो हमारे पास नोन है, जिन नंबर्स को आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, चाहे वो कंप्लीट नंबर्स हो, कंप्लीट मतलब विदाउट डेसिमल्स नंबर्स, चाहे वो कंप्लीट नंबर्स हो, फ्रैक्शंस हो, कोई पार्ट हो, रूट के नंबर हो या कैसे भी नंबर्स हो, उन सभी को जब हम एक बंच में एक साथ पढ़ेंगे तो वो सभी निकल आते हैं हमारे पास रियल नंबर्स। आप लोग 10th क्लास में हैं तो हम ये मानकर चलेंगे कि आपके पास नंबर्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। स्टिल हम लोग एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हमारे पास हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर्स या फिर काउंटिंग नंबर्स कहते हैं। ये सारे कंप्लीट नंबर्स भी कहलाते हैं क्योंकि हम इनको काउंटिंग वाइज करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। तो वो सभी नंबर्स जो पॉजिटिव हैं और कंप्लीट नंबर्स हैं, दे आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस अगले स्टेप का मतलब है कि होल नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो सारे नेचुरल हैं। मीन्स नेचुरल नंबर्स में जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं वो सभी के सभी होल नंबर्स में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा में एक नंबर और है जो है जीरो। डेट मीन हम कह सकते हैं कि होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो। उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है कि वो नेचुरल और होल नंबर्स दोनों को इंक्लूड करता है। मीन्स इंटीजर्स ऐसे नंबर हैं जिनके पास पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स हैं, जीरो है, साथ ही साथ उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव नंबर भी हैं, मतलब क्या नेगेटिव कंप्लीट नंबर्स भी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे तो हमारे पास अगला नंबर आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके और जिसका डिनोमिनेटर कभी भी जीरो ना आए। डिनोमिनेटर यहाँ पर है q कभी भी जीरो ना आए और p और q अपने आप में क्या हो, कंप्लीट इंटीजर्स हो, वेदर दे आर नेगेटिव वेदर दे आर पॉजिटिव। p और q आपस में क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। q कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे रेशनल नंबर्स। और हमारे पास अगला नंबर आता है इरेशनल। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जब हम सोल्व करें डेसिमल को तो इस तरीके का डेसिमल आता है कि वो डेसिमल ना ही तो कभी खत्म होगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। मीन्स अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर्स आर ऑल दोज डेसिमल नंबर्स विन विच डेसिमल इज नेवर टर्मिनेटेड, नेवर नॉन रिकरिंग। मीन्स ना ही तो वो कभी टर्मिनेट होगा ना ही कभी रिपीट करेगा। इन सभी टाइप्स के नंबर को जब हम एक साथ पढ़ेंगे या फिर हम कह सकते हैं कि सभी नंबर्स एक साथ जब जिस बंच में, जिस सेट में कहलाएंगे, वो सेट हमारे पास कहलाता है रियल नंबर्स का सेट। ये इंडिविजुअल सेट्स हैं। नेचुरल नंबर का सेट मीन्स वो सारे नंबर जो पॉजिटिव है, होल नंबर जिसमें जीरो इंक्लूड होगी, इंटीजर्स इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। रेशनल नंबर p/q। इरेशनल नंबर्स जैसे पाई हुआ, √2 हुआ, √3 हुआ, ये सारे वो नंबर्स हैं जिनको हम सोल्व करेंगे तो ऐसे डेसिमल्स आएंगे जो ना कभी रिपीट करेंगे और ना ही कभी ना तो कभी खत्म होंगी और ना ही कभी रिपीट होंगी। एक ये था हमारे पास रियल नंबर। इसके बाद हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यहाँ 3 वर्ड लिखे हुए हैं, यूक्लिड, डिवीजन और लेमा। यूक्लिड तो हमारे पास एक मैथमेटिशियन है। डिवीजन हमारे पास जो हम डिवाइड करते हैं इंग्लिश में इसको डिवीजन। लेमा एक नया वर्ड है जो हमने यहाँ पर यूज करना है। लेमा कुछ नहीं है, अब तक हम लोगों ने सुना है थ्योरम्स के बारे में कि थ्योरम्स क्या है। किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग थ्योरम देते हैं या फिर कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम हमने 9th क्लास में की है, या फिर जैसे हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम का नाम सुनते सबसे पहले वही याद आती है। पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें वो कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। बट यहाँ पर नया वर्ड आया हमारे पास लेमा। लेमा एक इस तरीके की स्टेटमेंट है जो पहले से किसी प्रूव्ड स्टेटमेंट का यूज करके किसी नई चीज़ को प्रूव करने का काम है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप हो सकता है। लेमा एक स्टेटमेंट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो किसी पहले से प्रूव्ड होई हुई चीज़ को यूज कर अपनी बात को प्रूफ कराता है। जैसे
डिवीजन हम लोग पहले से करते हुए हैं, आपने 9th क्लास में डिवीजन एल्गोरिथम भी पढ़ी होगी, एक बार फिर भी रिवाइज कर लेते हैं। सपोज करो मैं 25 को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 4 से 24, क्या ये मेरे पास बचेगा 1, ये मेरे पास कहेगा डिवाइजर, ये मेरे पास क्या लाएगा डिविडेंड, ये मेरे पास क्या लाएगा क्वेश्चन, और ये हमारे पास आ जाएगा रिमाइंडर। इन चीज़ों का हमने 9th क्लास में और 8th क्लास में एक कनेक्शन पढ़ा था, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम थी या डिवीजन स्टेटमेंट है जो हमारे पास पहले से प्रूव्ड है। इसी स्टेटमेंट का यूज करते हुए यूक्लिड ने एक नई लेमा दी अपनी, उस लेमा का आगे जाके इस क्लास 10 के चैप्टर मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि उसी लेमा से उसने फिर अपनी एल्गोरिथम दी है, और वो एल्गोरिथम जो आपको HCF और GCD निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। बट वो जो लेमा उन्होंने दी है वो लेमा उन्होंने अपने आप प्रूव नहीं की है, ये लेमा इन्होंने इसी डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके एक स्टेटमेंट प्रूफ की है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर A एंड B कोई भी दो इंटीजर, क्लास 10th में जो हमारे पास NCERT की बुक है उसमें केवल ये पॉजिटिव इंटीजर लिए गए हैं, बट अगर हम लेमा को देखें तो वो पॉजिटिव नेगेटिव सभी प्रकार के इंटीजर्स पे काम कर रहा है। फिलहाल हम जनरल बता रहे हैं कि A एंड B अगर कोई भी दो इंटीजर एग्जिस्ट कर रहे हैं, A और B कोई भी दो इंटीजर हैं, तो वहाँ पर दो नए इंटीजर्स Q एंड R इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि रिलेशन बनेगा इनके बीच में, डेट इज A इक्वल्स टू BQ प्लस R। लेकिन लेमा में उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई भी दो इंटीजर A और B है, सच डेट, यहाँ पर एक कंडीशन और है कि A B से बड़ा है, A और B कोई भी दो इंटीजर्स हैं जहाँ पर A B से बड़ा है, तो अगर मैं इनको डिवाइड करूँ, क्योंकि उन्होंने डिवीजन लेमा का यूज़ करा है, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो वहाँ पर Q और R दो नंबर या दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो इस बात को सेटिस्फाई करेंगे कि A इक्वल्स टू BQ प्लस R है, जहाँ पर R जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, और वो B से 1 कम होगा। देखो B-1 लिख लो आप, या तो B-1 के इक्वल तक लिख सकते हो, तो इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर इस तरीके से लिख सकते हो कि G R लेस देन इक्वल्स टू B, R लेस देन B, या तो आप B-1 तक मीन्स B से 1 कम होगा, या फिर आप लिख सकते हो केवल B लेस देन, यहाँ पर मैंने इक्वल टू का साइन लगाया इसलिए B-1 लिया है, क्योंकि जब भी हमारे पास B-1 से कम होगा, मतलब B से 1 कम होगा, तो वहाँ पर इक्वल टू होगा, ये लास्ट वैल्यू हो सकती है रिमाइंडर की जो हमारे पास मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं कि मैंने A ले लिया, सपोज कर रहे हैं 32, और B मैंने ले लिया 6 नहीं लेंगे, फिर ज़्यादा केस समझाएंगे, ज़्यादा केस हो जाएंगे। B हम लोग लेते हैं 3, तो यहाँ पर हमारे पास दो नंबर आ गए, A और B दो नंबर हैं, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से A और B के साथ अब Q और R ऐसे नंबर एग्जिस्ट करेंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। देखते हैं, ये मेरे पास 32 था, तो मैंने 3 से किया तो ये आ गया 3, ये आ गया 0 2, हम 0 से करेंगे तो ये आएगा 2 सॉरी 0 बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये आएगा हमारे पास रिमाइंडर, ये आएगा हमारे पास क्वेश्चन, ये आएगा हमारे पास डिवाइजर, और ये आएगा हमारे पास डिविडेंड। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको डिवीजन वाले एल्गोरिथम से देखूं तो डिविडेंड 32 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन डिवाइजर, इट इज 3 इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर आएगा। बट उसने क्या कहा था, डिवीजन लेमा ने, यूक्लिड डिवीजन लेमा ने क्या कहा है कि अगर A जो यहाँ पर हमारे पास 32 है, A और B एग्जिस्ट करें, B क्या था हमारे पास 3,
इसके साथ दो नंबर एग्जिस्ट करेंगे Q एंड R सच डेट कि R की वैल्यू जो हमारे पास Q कितना है हमारे पास 10 और R की वैल्यू हमारे पास कितने है ये 2 और R की कंडीशन भी थी, उसने ये भी कहा था कि R जो होगा वो लेस देन होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा 0 और लेस देन होगा B। यहाँ पर B की वैल्यू तो 3, अब ध्यान से देखो तो R की वैल्यू 2 जो 3 से छोटा है और उससे 0 से बड़ा है। ये था हमारे पास यूक्लिड डिवीजन लेमा। वो किसी भी स्टेप के लिए आपसे कह सकता है कि एग्जाम्पल के लिए कह सकता है सेटिस्फाई या फिर शो द स्टेप्स फॉर यूक्लिड डिवीजन लेमा या शो यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर a equals to 236 and b equals to 5। तो अगर मैं इसको करूँगा तो सेटिस्फाई कराने क्या करेंगे हम 236 इज इक्वल्स टू 5 इंटू यहाँ पर कोई q आएगा, q मतलब क्वेश्चन जिसको हम डिवाइड करेंगे। चेक कर लेते हैं कितना आएगा 236 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 4 20, 3 कैरी ऊपर से 36, 5 7 35, 1 रिमाइंडर। तो सेटिस्फाई करते 5 इंटू 47 प्लस 1, तो यहाँ पर भी हमारे पास रिमाइंडर कितना है लेस देन 5 आया है। ध्यान रहे क्यों ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि क्यों b से बड़ा होगा या छोटा होगा, क्यों कोई भी इंटीजर हो सकता है। हमने पढ़ा डिवीजन एल्गोरिथम में कि a और b अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वहाँ पर दो नए नंबर एग्जिस्ट करेंगे या दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके के कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कराएंगे। वो हमारे पास a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r, इसको सेटिस्फाइड करेंगे जहाँ पर r की वैल्यू b से छोटी होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी। ये था हमारे पास डिवीजन लेमा। अगर इसी लेमा को हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे अगर हम कहें कि अगर मैं किसी भी मतलब इन्हीं स्टेप्स को किसी ये वेल डिफाइंड स्टेप्स हमारे पास, अगर इस स्टेप्स को हम लोग एक सीक्वेंस में एक वेल डिफाइंड सीरीज में अगर हम यूज़ करें तो इसी को हम कहेंगे एल्गोरिथम। और यूक्लिड ने इसी का यूज़ करते हुए नई चीज़ दी थी हमें, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब देखो लेमा में और एल्गोरिथम में फर्क समझते हैं। लेमा में हमने अभी कहा कि लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो किसी और बात को प्रूफ करने के लिए यूज में की जाएगी। लेमा खुद ने क्या यूज़ किया था, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ किया था। अपने आप लेमा बनाया गया, मीन्स यूक्लिड ने उस लेमा का उस प्रूव्ड स्टेटमेंट का यूज़ किया और उसके बाद अपनी एल्गोरिथम दी उस लेमा को सीक्वेंस मीन्स वेल डिफाइंड सीरीज में या सीक्वेंस में यूज़ करते हुए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर ए और बी नहीं ऐसा करते, हम सी और डी ले लेते हैं कि आपके एनसीईआरटी में सी और डी लिया हुआ, बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर सी और डी दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे कि अगर मैं यूक्लिड लेमा का यूज़ करूं, सीधी सी बात है, अगर सी और डी दो इंटीजर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो यूक्लिड लेमा को सेटिस्फाइड करेंगे। दैट मीन्स सी इज इक्वल्स टू डी, यहाँ पर कोई क्यू होगा और यहाँ पर कुछ आर है, डी इंटू क्यू। ये क्वेश्चन क्या आएगा वो हमें नहीं पता, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। ध्यान रहे, अब उसने ये कहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ये कहा गया है कि अगर सी और डी दो पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर जाए, मीन्स उसके लेमा को सेटिस्फाइड कर जाए और लेमा के हिसाब से जिस स्टेप पर उसका रिमाइंडर 0 आता है, मीन्स आप स्टेप्स को उसके लेमा को बार बार यूज करेंगे। इफ r इज इक्वल टू 0, अगर r की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है जिस स्टेप पर भी, क्योंकि लेमा हम लोग हर स्टेप पर यूज कर सकते हैं, जिस स्टेप पर भी r की वैल्यू 0 आ जाएगी उसी स्टेप पर जो हमारा d होगा, इफ r इज इक्वल टू 0 देन d इज द HCF ऑफ C एंड D। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से ये कहा गया है कि C और D अगर दो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जो उसकी लेमा को सेटिस्फाइड कराएं और अगर जिस भी स्टेप में R की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी उस स्टेप में आने वाला जो हमारा D होगा वही क्या होगा, C और D का HCF होगा। HCF को इन्होंने GCD के नाम से भी कहा हुआ है। HCF मीन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
या फिर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है कि वो HCF या GCD निकालने के काम आता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम छोटे नंबर्स का एग्जाम्पल लेंगे। सपोज करो मैं 12 और 6 का 12 और 8 का HCF निकालना है। HCF ऑफ 12 एंड 8, 12 और 8 का HCF क्या निकालेंगे? यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से हमारे पास 12 और 8 दो इंटीजर्स है तो दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पर 12 बड़ा है 8 से, डेट मीन्स अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम A is equals to 12 and B is equals to 8। A 12 है, B 8 है। तो सेटिस्फाइड किस तरीके से करेगा? A equals to B 8 into 1 plus 4। नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करेंगे, 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 से 8, 4 कैरी, रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। हमारा HCF कब होगा? जब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टेप पर हमारे पास HCF फाइंड आउट नहीं किया। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले से डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा और जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइजर में काम करेगा। 4 2 से 8, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। मीन्स नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास इन दोनों पर हम लोग लेमा लगाएंगे। ध्यान रहे, लेमा एक स्टेप है और एल्गोरिथम उस स्टेप की एक सीरीज है और जब हम उसको वेल डिफाइंड सीरीज का यूज़ करते हुए जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक हम लेमा का यूज़ करते रहेंगे। जिस स्टेप पे हमारे पास आर की वैल्यू 0 आएगी उस स्टेप पर जो भी डी एग्जिस्ट कर रहा होगा वही हमारा HCF कहलाएगा। यहाँ पर हमारे पास आर 0 नहीं आई, दैट मीन्स जो 8 है यहाँ पर वो हमारे पास HCF नहीं है। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर 8 क्या हो जाएगा हमारे पास? A की जगह पर हो जाएगा, 4 हो जाएगा हमारे पास D की जगह पर, इंटू क्वेश्चन हमें पता नहीं है प्लस रिमाइंडर हमें पता नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखो हमने डिवाइड किया तो 4 2 सा 8 और रिमाइंडर आ गया था 0। जिस स्टेप पर आर की वैल्यू 0 आ जाएगी उसी स्टेप पर जो भी डी एग्जिस्ट करता है वही हमारा क्या कहलाएगा? HCF होगा। तो हम कह सकते हैं कि HCF ऑफ 12 and 8 इज इक्वल टू 4। ठीक, इन्हीं की मदद से अब हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमारे पास, यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम फाइंड HCF ऑफ 135 and 225, 196 and 3220 और थर्ड पार्ट हमारे पास 867 and 225। पहले हम पहला पार्ट करेंगे। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो नंबर दिए 135 and 225। आपको ध्यान से देखना है कि A या C जो भी आप ले रहे हो, A और B अगर आप लेते हो वेरिएबल्स तो A और B, और C और D अगर आप वेरिएबल लेते हो C और D, वहाँ पर A बड़ा होता है B से। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू हमारे पास 225 है एंड B इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? 135। अब ध्यान से देखो, एक बात समझने की है कि एल्गोरिथम तो मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। डायरेक्ट यूज़ करने का मतलब क्या है कि मैं सीधा सीधा से लिख सकता हूँ कि 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 135 प्लस 135 इंटू 1 प्लस 90 डायरेक्ट आ सकता है। बट वो सोचने में टाइम ज़्यादा लगेगा। मीन्स इस तरीके से आप तब कर सकते हो जब आपकी स्पीड ज़्यादा अच्छी है या फिर आपके एक्यूरेसी है कैलकुलेशन में, या फिर हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारे पास क्या करेंगे, उस इससे स्टेप बचने के लिए, मीन्स इसमें गलतियाँ ना हो इससे हम क्या करेंगे, नॉर्मल डिवीजन जो हमारे पास है हम उसका यूज़ करेंगे। 135 1 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास 90। उसका नेक्स्ट स्टेप 135 हम जब तक करते रहेंगे डिवाइड जब तक हमारे पास रिमाइंडर कितना ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो 91 से 90 कैरी बचा हमारे पास 45, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 90, हो जाएगा 290 कैरी 0। इसमें हमारे पास थर्ड स्टेप में आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब हमारे पास इससे देखकर हम कह सकते हैं कि HCF कितना है? 45। क्योंकि हमें अब क्लास 10th में करना है, हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वही हमें नंबर दिलाएंगे। तो रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाएगा, क्योंकि उसने कहा कि यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए निकालना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके HCF नहीं निकालना है। तो यूक्लिड का जब यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास R0 नहीं आया है तो ये नए A और B ये बनेंगे। तो A इक्वल हो जाएगा हमारे पास 135, B इज इक्वल हो जाएगा 90। जब ये दो नंबर्स हैं तो यहाँ पर Q और R इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। सच दैट 90 इंटू 2 प्लस
सॉरी 90 इंटू 1 प्लस 45। अगेन हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो फिर से हम लोग ए और बी, ये हो जाएगा हमारे पास नया ए, ये हो जाएगा बी, तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 आ जाएगा उस स्टेप पर एग्जिस्ट होने वाला बी, जहाँ पे जब हमने सी डी लिया था तो वहाँ पर जो एग्जिस्ट पर डी, वही हमारा क्या कहलाएगा, एस सी एफ कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एस सी एफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ये हमारे पास क्या है, पहले पार्ट का आंसर है। ठीक, सेकंड पार्ट हम लोग करेंगे। सेकंड पार्ट हमारे पास हो जाएगा, ए यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 38220 एंड बी हो जाएगा हमारे पास 196, क्योंकि ये बड़ा होता है बी से। अकॉर्डिंग टू लेमा वी हैव क्या है हमारे पास 38220 इज इक्वल टू 196। इसको जब डिवाइड करूंगा 38220 196 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास जाएगा 1 टाइम्स हो जाएगा 196, कैरी हमारे पास बचेगा 186, 5 70 माइनस 9 8 2 1 माइनस 8 तो जाएगा हमारे पास 2, ये जाएगा हमारे पास 2, सॉरी उसको हम करेंगे तो कितने बार में जाएगा 9 टाइम्स में जाएगा, तो 9 टाइम्स में जाने पर ये हो जाएगा हमारे पास 9 6 54